मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसे कम कर दो। न्याय दर्शन की 95वीं कक्षा। पीछे का कोई विषय बताइए। इसका उदाहरण जो है संगति कुछ कम तरीकों से इसका विषय तो भाव समझ में आ गया। जो पहले का इंद्रियांतर वाला जो है, ये जो कह रहा है कि अपस्मित भाव विशेष हेतु परिग्रह अंतरण दृष्टांतो संसम पादक, ये वाली जो है विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण दृष्टान्तौ संशयम आपादयतः। तो क्या इसमें है? ये संशय जो है शब्द से एकत्वाद, ये शब्द वो विशेष जो है वो विशेष हेतु कैसे नहीं मिलेगा जो है शब्द का जो है उसके वादी के पक्ष में। पूर्व पक्षी ने पीछे ये कहा था जहाँ वन का दिया था उदाहरण। हाँ, सेना और वन का उदाहरण दिया था। अब सेना और वन के उदाहरण में उसने ये कहा था कि अनेक में एकत्व बुद्धि, अनेक में एकत्व बुद्धि हो रही है, ये उसने कहा था। तो सिद्धांती ने कहा कि अनेक में एक बुद्धि ये जो आपकी है ये अतस्मिन तद बुद्धि है। इतना आगे समझना कि ये अतस्मिन तद बुद्धि है, जो जैसा नहीं है उसमें वैसा ज्ञान होना। और उसमें समझा भी दिया दृष्टांत देकर के स्थाणु और पुरुष का, कि जैसे स्थाणु में पुरुष का भान हो रहा है ऐसे ही आपको अनेक में एक का भान हो रहा है। यह तस्मिन तद बुद्धि है। और तस्मिन तद बुद्धि कब होगी? जब एक में एक का ज्ञान हो। विशेष की अपेक्षा प्रधान। तो सिद्धांति का ये कहना था कि जब भी अतस्मिन तद बुद्धि होगी तो उस अवस्था में कहीं न कहीं तस्मिन तद बुद्धि अवश्य होनी चाहिए, तभी होगी, नहीं होगी। हाँ, ये पक्का सिद्धांत है। स्थाणु में पुरुष का ज्ञान तभी होगा जब पुरुष अलग से हम जान चुके हैं, और पुरुष को पुरुष जानेंगे, ये तस्मिन तद बुद्धि कहलाएगी। अब उससे ये पूछा गया, इसमें गुरु जी ये तस्मिन तद बुद्धि का आपने ये प्रधान और अप्रधान, ये प्रधान अप्रधान कैसे घटा दिया है? अतस्मिन तद बुद्धि, जो जैसा नहीं है उसमें वैसा ज्ञान होना, ये कब होता है? स्थाणु में पुरुष का पता लगा, स्थाणु में पुरुष है नहीं लेकिन स्थाणु में पुरुष का ज्ञान हो रहा है, ये तस्मिन तद बुद्धि है या अतस्मिन तद बुद्धि है? तो अतस्मिन तद बुद्धि है। तो ये अतस्मिन तद बुद्धि कब घटती है? जब तस्मिन तद बुद्धि भी हो। तो तस्मिन तद बुद्धि प्रधान हो गई, और ये हो गई गौण। ये गौण हो गया। गौण इसलिए कि वो है ही नहीं वैसा। हम मान रहे हैं, समझ रहे हैं स्थाणु में पुरुष के लिए, लेकिन वो वैसा नहीं है। तो ये जो गौण बुद्धि आई अतस्मिन तद बुद्धि, ये बिना प्रधान के, यदि आपने पुरुष पहले कभी देखा ही न हो तो स्थाणु में पुरुष का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। स्थाणु में पुरुष का धोखा ये कब होगा? पुरुष का बोध हो। तो ये जो स्थाणु में पुरुष का आपको ज्ञान हुआ, ये किस पर आधारित है? पुरुष के पुरुष ज्ञान पर, पुरुष के पुरुष ज्ञान पर आधारित है ये। अगर ये हटा दें हम इधर से पुरुष में पुरुष का ज्ञान, तो वो भी नहीं हो सकता।
जैसे गुरु जी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो लिंग का निर्धारण नहीं कर पाते, 2.5, 3, 4 साल के बच्चे, पुरुष है स्त्री क्या विभेद नहीं कर पाते। वो सामान्य रूप से जो है कि लड़का होगा माताओं के साथ नाना धोना का सब कर लेगा और लड़की होगी पुरुषों के साथ पापा सबके भाई से खेलेगी। लेकिन जब थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो जो है कि बिना वस्त्र के जो है नहीं हो पाता ना। शिशु में क्या करना है, शिशु में मतलब शिशु बोल दिया किसी, शिशु में स्त्रीत्व भी हो सकता है, पुंगत्व होता है। शिशु नाम से हमें पता है क्या है, जब तक नाम ना ले लिया जाए ये स्त्री है और ये पुंग है। शिशु से दोनों लिंग के ग्रहण वो नहीं है। मैं ये कहा जब बच्चे को बोध नहीं होता स्त्री क्या है पुरुष क्या है, जिस अवस्था तक, उस अवस्था तक वो सामान्य होता है। लड़कियां अगर नंगी हमारी गोदी में आ जाएगी खेले वगैरह करेंगे, लेकिन वही जो 5 साल की हो जाएगी विवेक हो जाएगा, फिर बिना कपड़ों का आपके पास नहीं आएगी, चाहे बेटी हो चाहे बहन छोटी कोई। हाँ, तो यहाँ जो अपना विषय चल रहा है, ये भ्रांति का ज्ञान जब होता है किसी को, तो वहां वो भ्रांति का ज्ञान निर्भ्रांत ज्ञान पर आधारित होता है, बिना उसके भ्रांति नहीं हुआ करती। अब यहाँ पूर्व पक्षी से सिद्धांति ने पूछा कि आपने जो ये कहा कि ये अनेक में एक ज्ञान हो रहा है, क्योंकि अनेक परमाणु ही तो मान रहा है वो अभी तो मानता नहीं, और अतस्मिन तद्बुद्धि है ये, तो उससे कहा कि अब आपको ऐसा स्थल दिखाना पड़ेगा जहां एक में एक बुद्धि भी हो, नहीं तो आपका ये अनेक में एक बुद्धि वाला ज्ञान हो ही नहीं सकता। जिसने ये कहा कि मुझे स्थाणु में पुरुष दिख रहा है, तो उससे ये कहेंगे नहीं कहेंगे कि क्या आपने कभी पुरुष को पुरुष के रूप में भी देखा है क्या कहेगा वो? हाँ देखा है। अब यहाँ पूर्व पक्षी से पूछा गया कि वो ये कह रहा है कि यहाँ अनेक में एक बुद्धि हो रही है, तो उससे पूछा कि क्या आपने कभी एक में एक बुद्धि को भी देखा है? क्या कहेगा वो? हाँ, बताना पड़ेगा ना उसको, तो बताना पड़ेगा। तो वो बताने का जो जब प्रश्न किया गया उससे, अब उसने बताया ये कि इंद्रियांतर जो और है इंद्रियां हमारी चक्षु के अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ तो रूप का विषय चल रहा था ये, तो चक्षु के अतिरिक्त जो अन्य इंद्रियां हैं और उनके अन्य विषय हैं, रूप के अतिरिक्त जो और विषय हैं, ये इनमें से हम आपको दिखा देंगे कि एक में एक बुद्धि होती है। शब्द में दिखा दिया उसने, कहीं भी दिखाना है उसको, तो एक में एक बुद्धि कहीं ना कहीं दिखाना है। तो दिखाने के लिए उसने यहाँ पर शब्द का पहले लिया है, शब्द को लिया है पहले। तो यहाँ जो वार्तिक आया था कि इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्यय, यानी सिद्धांति पूर्व पक्षी की ओर से कह रहा है कि पूर्व पक्षी यदि ऐसा दिखाएगा, पूर्व पक्षी यदि ये कहेगा कि अन्य इंद्रियों में और उनके विषयों में एकत्व बुद्धि जो होगी वो प्रधान के रूप में हम गृहीत कर लेंगे उसको, ऐसा यदि वो कहता है, तो कहा कि ना, आपका प्रश्न यही आ रहा है कि नहीं, ये उसका कथन गलत होगा। कारण उसने बताया सिद्धांति ने, विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु न होने से। अब जैसे उसने ये कहा कि ये जो शब्द उत्पन्न हुआ, और पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति से कि देखो ये शब्द एक है कि अनेक है। अब यहाँ पूर्व पक्षी भी उसको एक मान रहा है, क्योंकि वो तो एक को लेकर के ही उसने दृष्टांत दिया था ये, और सिद्धांति भी उसको एक मानता है। तो पूर्व पक्षी ने कह दिया देखो यहाँ एक में एक बुद्धि हो रही है। अब सिद्धांति ने कहा कि हमें अब 2 प्रकार की चीजें मिल गई, एक में एक बुद्धि वाला दृष्टांत मिल गया, उधर अनेक में एक बुद्धि इसको हो ही रही है, वो तो दृष्टांत है, उसको सिद्ध करना है। वृक्ष में या सैनिक में जो अनेक में एक बुद्धि हो रही है उसको तो सिद्ध करना है, और उसको सिद्ध करने के लिए हमारे सामने दृष्टांत 2 आ रहे हैं। एक तो आ गया स्थाणु और पुरुष का, जो कि अतस्मिन तद्बुद्धि वाला है। एक आ गया शब्द में, जो एक में एक बुद्धि अर्थात तस्मिन तद्बुद्धि वाला है। जब 2 दृष्टांत विपरीतता को लिए हुए सामने तैयार हैं, अब उनमें से आप एक दृष्टांत को उठाएंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, तो आपको वहां विशेष कारण बताना पड़ेगा कि आपने ये क्यों छोड़ा, ये क्यों पकड़ा। जैसे वहां था ना कि उदाहरण दिया था मैंने कि शब्द नित्य है अस्पर्शत्वात्, जैसे आत्मा। दूसरे ने कहा कि शब्द अनित्य है अस्पर्शत्वात्, जैसे बुद्धि। अब यहाँ पर बुद्धि और आत्मा दोनों दृष्टांत मिल रहे हैं। अब उससे पूछेंगे हम नित्य वाले से भी और अनित्य वाले से भी, कि नित्य वाला भी अपने हेतु को नहीं घटा पाएगा,
क्योंकि वो उसके विपरीत उदाहरण भी मिल रहा है उसका। नित्य वाला भी नहीं घटा पाएगा उस हेतु को, उसका भी मिल रहा है विपरीत उदाहरण। अब यहां पर भी सिद्धांती कहता है एक में एक बुद्धि, पूर्व पक्षी कहता है अनेक में एक बुद्धि। दोनों की बातें अलग अलग हैं। जैसे वहां एक कहता है शब्द नित्य है, एक कहता है अनित्य है। अब यहां पर दृष्टांत दोनों देंगे। तो सिद्धांती ने दृष्टांत दिया कि जैसे शब्द में एक में एक बुद्धि होती है, और पूर्व पक्षी भी उसी दृष्टांत को ले आया। लेकिन अब दोनों शंका कर सकते हैं दोनों से। पूर्व पक्षी भी कह सकता है कि दृष्टांत स्थाणु का भी तो मिल रहा है, अतस्मिन तद्बुद्धि का भी तो दृष्टांत मिल रहा है, और एक में एक बुद्धि शब्द का भी दृष्टांत मिल रहा है। दोनों मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? तो दोनों में से पूर्व पक्षी भी सिद्धांती से कह सकता है कि आपने फिर शब्द वाला ही क्यों पकड़ा, और सिद्धांती भी कह सकता है पूर्व पक्षी से कि जब दोनों दृष्टांत हैं तो आपने भी शब्द वाला क्यों पकड़ा, स्थाणु को क्यों छोड़ दिया। तो दोनों को एक विशेष हेतु देना पड़ेगा, और दोनों ने किसी ने नहीं दिया है अभी। ये बात दोनों पे लागू हो रही है। तो सिद्धांती तो आगे देगा आज के उदाहरण में। आज जहां से पाठ चलेगा वो सिद्धांती अपना विशेष हेतु देगा, लेकिन पूर्व पक्षी विशेष हेतु नहीं दे पाया। और नहीं दे पाया तो उसका जो ये कहना है कि अनेक में एक बुद्धि, ये बात नहीं बनेगी, ये नहीं सिद्ध हो पाएगा। और नहीं सिद्ध हो पाएगा तो एक में एक बुद्धि मानना पड़ेगा, और एक में एक बुद्धि मानेगा तो एक कौन है वो अवयवी, ये सिद्ध हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी यहां तक अभी निरुत्तर है। सिद्धांती अपने विशेष हेतु देने के लिए आगे वो विषय उठा रहा है। यहां तक होगी बात। अब आप दोबारा बताओ शंका कहां तक दूर हुई। क्योंकि पूर्व पक्षी को विशेष हेतु देना होगा किस बात के लिए, किस बात को सिद्ध करने के लिए? वो एक में एक वाला उदाहरण के लिए। हाँ, एक में एक बुद्धि का उदाहरण उससे मांगा गया तो उसने बता दिया कि शब्द में एक बुद्धि हो रही है, एक शब्द में एक का ही ज्ञान हो रहा है। शब्द एक है और ज्ञान भी एक का ही हो रहा है, वहाँ अनेक शब्द हैं ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है। यही पूछा गया था ना, जैसे स्थाणु पुरुष में रज्जु सर्प में तो वहाँ मिल रहा है, तुम अपने भी दिखाओ। तो अपने के लिए तो उदाहरण उसने दे दिया ना, शब्द में एक बुद्धि हो रही, तो बात तो उसकी जम गई। उदाहरण तो दे दिया उसने, लेकिन उदाहरण स्थाणु पुरुष का भी तो मिल रहा है। ये निर्णय कैसे हो कि आपका जो अनेक में एक ज्ञान है ये शब्द के समान है अथवा स्थाणु के समान है? मतलब ये निश्चय कैसे हो? ये निश्चय दोनों में करने के लिए, ये निश्चय करने के लिए आपको विशेष हेतु देना होगा। जो ये नहीं। और ये बात सिद्धांती पर भी लागू होगी। सिद्धांती कहता है कि एक में एक ज्ञान है, तो उससे भी कहेंगे एक में एक ज्ञान है, इसका निश्चय कैसे हो? क्योंकि यहाँ एक में एक ज्ञान का दृष्टांत मिल रहा है। तस्मिन तद्बुद्धि ऐसे बोला जाएगा वहां पर कि तस्मिन तद्बुद्धि का भी दृष्टांत मिल रहा है। कौन सा? शब्द। और अतस्मिन तद्बुद्धि का भी मिल रहा है स्थाणु का। तो दो दृष्टांत मिल रहे हैं, तो एक को ही क्यों पकड़ा? हम ये क्यों नहीं कह सकते आपसे कि आप जो कह रहे हो कि एक में एक बुद्धि यहाँ हो रही है वृक्ष में या वन में, उसमें सैनिक में, तो यहाँ स्थाणु पुरुष के समान क्यों न मान लें हम? अतस्मिन तद्बुद्धि क्यों न मान लें? यानी आपका ज्ञान भी झूठा है, ये क्यों न मान लें हम? पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहेगा कि आप जो कह रहे हैं कि यहाँ एक अवयवी है और उसमें एक का ज्ञान हो रहा है, तो हम इसको मिथ्या ज्ञान क्यों ना कहें स्थाणु पुरुष के समान? हम शब्द में जो एक शब्द में एक शब्द का ज्ञान हो रहा है उसके समान यथार्थ ज्ञान क्यों कहें? हम भी तो कह सकते हैं, पूर्व पक्षी कहेगा, हम भी तो कह सकते हैं कि आपका मिथ्या ज्ञान है स्थाणु पुरुष के समान। तो ये दोनों पे लागू हो रहा है। तो अब यहां सिद्धांती अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए हेतु भी दे रहा है और साथ साथ दूसरा कार्य भी संपन्न होगा। इनकी सिद्धांती का यहाँ पर ये शैली है इस प्रकार की कि अपने ऊपर लगाए आक्षेपों का उद्धार भी करना, निराकरण करना, और दूसरा पूर्व पक्षी पर आक्षेप भी लगाते जाना, उसका खंडन भी करते जाना और अपने ऊपर लगाए आरोपों का निराकरण भी करते जाना। तो अपने ऊपर लगाए आरोप का निराकरण अर्थात विशेष हेतु देना, इसको भी देगा वो। और पूर्व पक्षी पर जो अवयव को नहीं मान रहा है, जो कि परमाणु समूह को ही मानता है, उसका खंडन भी साथ में चलता रहेगा। और उसमें अब 4 प्रकार से
पूर्व पक्षी के सिद्धांत को खंडित किया जाएगा। पीछे 3 प्रकार तो आ चुके हैं, धारण, आकर्षण और एक मानना, एकत्व बुद्धि। अब 4 और हैं। 4 में परिमाण, कल मैंने कुछ चर्चा की थी इसके विषय में, और संयोग, स्पंद और जाति विशेष। तो परिमाण में, जिसको हम आकार तो नहीं कहेंगे, उसको परिमाण ही कहना चाहिए। हाँ, उसमें 3 प्रकार से हम नाप तोल करते हैं, लंबाई के हिसाब से और भार के हिसाब से और आयतन। लेकिन ये तीनों प्रकार से जब नाप करेंगे, जैसे लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से नाप करेंगे, तब भी वस्तु कोई ना कोई स्थान घेरेगी कि ये चीज यहां से यहां तक है, ये कमरा जो है इतना क्षेत्रफल घेरे हुए है, और ऊपर का भी सारा ले लिया सब, यानी इतना आकाश इसने घेरा हुआ है। ये तो हो गई लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से। और दूसरा भार की दृष्टि से, तो भार की दृष्टि से स्थान का तो पूरा पूरा नहीं आता है। मान लो कोई लोहा है, वो अधिक भारी है और थोड़ा स्थान घेरे है, और रुई का एक गट्ठर ले आए उठा करके, वो अधिक स्थान घेर रहा है लेकिन भार कम है। लेकिन परिमाण उनमें भी है, और आयतन वाले द्रव्यों में भी स्थान तो घेरेंगे ही वो। तो लीटर, मीटर और ग्राम, 3 तरह से करते हैं। तो अब यहां पर परिमाण के द्वारा भी ये सिद्ध किया जाएगा कि अवयवी होता है। अवयवी यदि न हो तो परिमाण गुण किसका होगा, ये आगे विषय उठाया जाएगा। और इसी के द्वारा वो सिद्धांती अपना विशेष हेतु जो उसको भी देना है वो भी इसी में से निकाल देगा। ठीक है, आगे फिर आएगा संयोग के विषय में। संयोग जब 2 पदार्थों का होता है तो वहां पर भी संयोग का आश्रय जो द्रव्य हैं उनको यदि हम अवयवी न माने तो संयोग भी सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि पूर्व पक्षी कहे कि अणुओं का संयोग होता है, तो अणु तो अतीन्द्रिय होते हैं, उनका संयोग दिखाई ही नहीं। जब अणु ही नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो जुड़ गए, ये कैसे पता लगेगा? जैसे आत्मा नहीं दिखाई देते तो 2 आत्मा या 3 आत्मा जुड़े हुए हैं, ये पता लग जाएगा। तो संयोग भी अवयवी को सिद्ध करेगा। स्पंद, क्रिया, ये सिद्धांत है कि क्रिया द्रव्य के आश्रित होती है, और एक द्रव्य में एक ही क्रिया होती है, ये भी पक्का नियम है। क्रिया हमेशा एक द्रव्य के आश्रित रहती है। तो क्रिया भी अवयवी को सिद्ध करेगी। यदि वो कहे कि अणु में क्रिया हो रही है तो अणु अतीन्द्रिय है, ये सब जगह हटाते जाना। अणु अतीन्द्रिय है। जब अणु ही नहीं दिख रहा है तो क्रिया का कैसे पता लगेगा? क्रिया, ये पीछे एक बार विषय आया था, मैंने कहा था क्रिया कौन सी इंद्रिय का विषय है, चर्चा आई थी, ध्यान है पीछे? नहीं, क्रिया कौन सी इंद्रिय का विषय है? जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ही तो हैं, और 5 की अलग अलग इंद्रियां हैं। और हमें ये पता लगता है कि नहीं क्रिया हो रही है किसी वस्तु में, या नहीं होता है? मेरा प्रश्न ये है कि क्रिया का ज्ञान कौन सी इंद्रिय से होता है? चक्षु का विषय क्या है? रूप। क्या क्रिया रूप है? रूप गुण है, और क्रिया कर्म। तो द्रव्य, गुण, कर्म, ये अर्थांतर है, बिल्कुल भिन्न ही पदार्थ है ये कर्म, क्रिया। तो पता कैसे लगा? क्योंकि बाहर के विषय तो हम इन 5 इंद्रियों के अतिरिक्त और तो कोई साधन है नहीं हमारे पास। और ये जो 5 विषय जाते हैं अंदर, इन्हीं का विश्लेषण मन करेगा। मन नए कहां से लाएगा? मन के हैं थोड़े से नए, वो एक भिन्न प्रकार के हैं, जैसे सुख, दुख इत्यादि, भूख, प्यास, ये जो वेदनाएं होती हैं। तो क्रिया कोई वेदना तो है नहीं कि अंदर कुछ दर्द सा हो रहा है इसलिए पता लग रहा है कि ये वस्तु हिल रही है ऐसी वेदना तो है नहीं। तो ये विचारते रहना।
तो बात यहां चल रही है कि क्रिया के द्वारा भी अवयवी सिद्ध करेगा ये सिद्धांती। और जाति, जाति क्या होता है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों में एकत्व का बोध। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। अब यहां जिसको हम कह रहे हैं कि ये गाय है, दूसरी भी गाय है, तीसरी भी गाय है, तो यहां एक को ले लो। अब एक को जिसको हमने गाय कहा, गोत्व जाति है उसमें। अब पूर्व पक्षी तो ये कहेगा कि ये तो अणुओं का समुदाय है। अब अणुओं का समुदाय है तो वो गाय का कितना अंश देख रहा है? एक देश, एक ओर से खड़े होकर के। और एक ओर से खड़े होकर के जब एक देश देख रहा है और उसका गाय का उसको बोध हो गया, तो वो जो गाय का बोध हुआ है एक देश को देखने से, तो उस गोत्व जाति का आश्रय वो एक देश ही तो माना जाएगा, क्योंकि संपूर्ण का तो बोध हुआ ही नहीं है उसको। सिद्धांती तो कह देगा कि हाँ संपूर्ण का बोध मुझे हो गया है, कौन सा अवयवी है पूरा, ये वो तो मान लेगा। और अवयवी में गोत्व जाति है, लेकिन पूर्व पक्षी गोत्व जाति का आश्रय किसको बताएगा? एक देश को। अब उसने दूसरी ओर से देखा गाय को, वहां भी उसने एक देश ही पकड़ा। वृक्ष को ले लो आप, गाय किसी वस्तु को ले लो, अब वहां भी उसको गोत्व का बोध हो गया, गाय जाति का बोध हो गया, नहीं ये गाय है। तो इधर वाले एक देश में एक गोत्व जाति, उधर वाले एक देश में भी एक गोत्व जाति, कितनी हो गई है? तो वो दो गायें देख रहा है कि एक देख रहा है? वृक्ष को ले लो आप, दाएं बाएं पीछे आगे कितने सारे वृक्ष बन जाएंगे उसकी दृष्टि में फिर, क्योंकि जहां जहां भी जिधर से देखेगा एक देशी ही देख पाएगा और उसमें वृक्ष का बोध हो गया उसको। अब वो लिख ले अपने कापी में कि एक वृक्ष मैंने देख लिया। अब दूसरी ओर से जाके देखे उसी वृक्ष को, वो दूसरा एक देश होगा, वो पीछे वाले अवयव नहीं होंगे, पहले वाले ये भिन्न ही अवयव होंगे। अब उनको देख करके भी उसको वृक्ष का बोध होगा। अब नंबर 2 पे लिखे दूसरा वृक्ष, फिर दाएं बाएं से देखे, ऊपर नीचे से देखे, कितने वृक्ष बनेंगे? सिद्ध ही नहीं कर पाएगा वो। जब तक हम अवयवी एक अवयवी नहीं मानेंगे तो जाति भी अवयवी को सिद्ध करेगी। तो इसीलिए कहा था कि इन प्रश्नों को भी पूर्व पक्षी से पूछना चाहिए। एवं परिमाण संयोग स्पंद जाति विशेष प्रत्ययान अपि, प्रति का अध्यार करके प्रत्ययान प्रति अपि, इन विषयों के प्रति भी वह पूर्व पक्षी अनुयोक्तव्य प्रष्टव्य, वो पूछने योग्य है, पूछो उससे जो ये कहता है कि अभी भी होता ही नहीं। अगर नहीं होता है तो सिद्ध करे ये प्रमाण संयोग इत्यादि कैसे घटेंगे, किन में घटेंगे, इनका आश्रय कौन होगा, ये उससे पूछना चाहिए। और तेषु च एवं प्रसंग, उसमें भी यही प्रसंग आएगा जो कि यहां पर शब्द को दिखाया था, अभी उनमें आया था। वहां भी अगर वो तस्मिन तद्बुद्धि करेगा तो उसको तस्मिन तद्बुद्धि का कोई ना कोई दृष्टांत विशेष हेतु को साथ में, केवल दृष्टांत नहीं विशेष हेतु के साथ में उसको देना होगा। इन ये प्रसंग उसके सामने वहां भी उपस्थित होगा, इन 4 प्रकार के प्रश्नों के करने पर भी। अब यहां पर पहले परिमाण को लेते हैं, फिर संयोग को लेंगे, फिर स्पंद, फिर जाति, और इन्हीं 4 विषयों में यह सूत्र आपका समाप्त होगा। तो पहले परिमाण को लिया तो वार्तिक आया कि एकत्व बुद्धि ही, एकत्व बुद्धि क्या होती है? तस्मिन तद, क्योंकि यहां यही विषय चल रहा था कि विशेष हेतु देना चाहिए। किस बात के लिए? सिद्धांती अपने विषय में दे रहा है विशेष हेतु, तो उसका विषय क्या है? एक में एक बुद्धि होना, इन्हें एक अवयवी में एक अवयवी का ज्ञान हो रहा है, एकत्व बुद्धि हो रही है। तो एकत्व बुद्धि ही क्या है? तस्मिन तद इति प्रत्यय, ये प्रत्यय हुआ, ये ज्ञान हुआ। और इसका विशेष हेतु क्या बनेगा? क्योंकि यहां पर दृष्टांत 2 हैं सामने, स्थाणु पुरुष का भी है, शब्द का भी है, और सिद्ध कहाँ करना है हमें? कुंभ इत्यादि जो अन्य विषय हैं, सैनिक है, पेड़ है, वृक्ष है। हाँ, दार्ष्टान्त का ध्यान रखना है हमें करना, तो हमें सेना कर्म वगैरह बंधन वगैरह कुंभ कर्म करना है। हाँ, उनमें करना है। लेकिन उस ये समस्या यहाँ आ रही है दोनों उदाहरण, स्थाणु में और शब्द में। अब उनमें पूर्व पक्षी कुछ कह रहा है, सिद्धांति कुछ कह रहा है। अब दोनों को अपना अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए जो दृष्टांत सामने आए वो दोनों प्रकार के आ गए। तस्मिन तद्बुद्धि वाला भी आ गया, इन्हें ऐसा भी होता है।
भाई सिद्धांत ये तो कह नहीं सकता कि स्थाणु में कभी भी पुरुष का भ्रांति होती ही नहीं, क्या कहेगा वो ऐसा कभी भी? अर्थात सिद्धांति भी ये मानता है कि हाँ अतस्मिन तद्बुद्धि हो जाती है, और पूर्व पक्षी भी मानता है। तो पूर्व सिद्धांति के सामने भी अतस्मिन तद्बुद्धि का भी दृष्टांत विद्यमान है और तस्मिन तद्बुद्धि का भी दृष्टांत विद्यमान है। विशेष हेतु दोनों में से किसी ने नहीं दिया, तो इसने दिया अब आगे। तो इसलिए आगे वार्तिक में आ रहा है प्रत्यय इति विशेष हेतु। अब ये दे रहे हैं विशेष हेतु, सिद्धांति दे रहा है। कौन सा? कि महत इति प्रत्ययेन सामानाधिकरण्यात्। ये महत जो शब्द है, बड़ा, ये जिसको बोला जा रहा है, महत इति प्रत्ययेन सामानाधिकरण्यात्, समानाधिकरण होने से, अर्थात जिसको हम महत बोल रहे हैं वो कोई वस्तु है या नहीं। प्रत्यय मतलब जो प्रत्यय है, जो प्रत्यय कहते हैं ज्ञान। ये तो यहाँ हो गया कि तस्मिन तद इति प्रत्ययः। इन एकत्व बुद्धि किसे कहते हैं? कि तस्मिन तद, उसी में उसी का ज्ञान। ये सिद्धांति का पक्ष है, लेकिन इसको हम कैसे माने? विशेष हेतु चाहिए। तो कहा ये रहा विशेष हेतु। कौन सा? कि महत प्रत्यय के साथ समानाधिकरण होने से, अर्थात जिसको जो महत का अधिकरण है वही एकत्व बुद्धि का अधिकरण है। अच्छा, ये प्रत्ययेन है ना शब्द? हाँ, ज्ञान के साथ महद इति प्रत्ययेन। हमारे में प्रत्यय न, जब मैं पूछ रहा था। अच्छा, प्रत्ययेन नहीं, प्रतीति ही प्रत्यय यहाँ भाव में है। प्रतीति ही प्रत्यय ज्ञान। तो महद इति प्रत्ययेन, महत ये जो बोध हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं यह महत है, इसके साथ समानाधिकरण होने से, अर्थात अवयवी ने जिसको एक कहा, सिद्धांति ने जिसको एक कहा, वही एक महत भी है। तो महत का अधिकरण कौन है? वही एक द्रव्य। और एक ज्ञान जहां हो रहा है उसका अधिकरण कौन है? वही एक द्रव्य, अर्थात अवयवी। अवयवी एक है, अवयवी महत है। तो महत और एक, मुख्य व प्रधान, बड़ा, परिमाण का चल रहा है ये प्रकरण। अब महत और एक दोनों एक हैं, दोनों एक ही। जैसे हम कहें कि ये मेज बड़ी है, मेज क्या है? अवयवी। ये एक है या अनेक हैं? तो एक शब्द का अधिकरण, एकत्व ज्ञान का अधिकरण कौन है? मेज। और महान बड़ी है, महान का अधिकरण, तो दोनों का अधिकरण, तो समान अधिकरण हो गया ये मेज। ठीक है, समान अधिकरण होने से। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि उसको विशेष हेतु मांगा गया था ना। हाँ। तो विशेष हेतु में क्यों मांगा गया? कि दो दृष्टांत मिल रहे थे, तस्मिन तद्बुद्धि के और अतस्मिन तद्बुद्धि के। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई आप विशेष हेतु तो दोगे, आपने तस्मिन तद्बुद्धि वाला ही क्यों पकड़ा, शब्द वाला ही क्यों पकड़ा, स्थाणु वाला क्यों नहीं पकड़ा उदाहरण? शब्द वाला तो ये पूर्व पक्षी लाया था, सिद्धांत थोड़ी लाया था। पूर्व पक्षी लाया तो था, लेकिन पूर्व पक्षी ला करके विशेष हेतु साथ में नहीं ला पाया। विशेष हेतु साथ में दे देता वो, तो ये आगे बात नहीं बढ़ती इतनी। फिर विशेष हेतु दे ही नहीं पाया वो। अब सिद्धांत विशेष हेतु दे रहा है अवयवी के ज्ञान के लिए, अवयवी है ये सिद्ध करने के लिए विशेष हेतु दे रहा है वो, और विशेष हेतु उसने दे दिया। भाई पूर्व पक्षी ने कहा कि आप यहाँ पर एक में एक बुद्धि कर रहे हो, तो यहाँ पर आप विशेष हेतु लाइए। उसने कहा कि देखो ये रहा विशेष हेतु महत शब्द। अब महत यदि वो अतस्मिन तद्बुद्धि होता, सिद्धांति कहता है मेरा कथन यदि अतस्मिन तद्बुद्धि होता, तो महत शब्द किस में घटेगा? बड़ा कौन है ये? बड़ा कौन है? बड़ा एक में ही घटता है कि अनेक में? अर्थात महत शब्द जो है ये अनेक को कह रहा है कि एक को कह रहा है? कह रहा है नहीं, एक को। और महत का व्यवहार होता है, पूर्व पक्षी भी कहेगा हाँ भाई महत शब्द तो व्यवहार होता है, बड़ा यानी परिमाण का ज्ञान तो होता है। लेकिन गुरु जी अपेक्षा रखता है हमेशा बड़ा। आप अपेक्षा को छोड़ दो, अभी एक वस्तु को ले लो।
आप ऐसे मान के चलो कि वैशेषिक का सिद्धांत यह है कि महत की उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ होती है। तो कल मैंने बताया था कि परमाणु ये अणु है, द्वैणुक अणु है, और जहां त्रेणुक जहां से प्रारंभ होते हैं यहां से महत प्रारंभ हो गया। अब उसके आगे सब महत है, सब महत है, सब महत है। अच्छा, हमारा दृश्य विषय कहाँ से प्रारंभ होता है? ये द्वैणुक से होता है। नहीं, त्रसरेणु से। त्रसरेणु से होता है। अब जो कुछ भी हमें दिख रहा है, अब ऐसे बोल दो आप, जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब महत है। अच्छा, अब जो कुछ भी दिख रहा है उसमें यह भी सिद्ध है कि अणु नहीं है, वो अणु नहीं है ना। और पूर्व पक्षी क्या मानता है? ये अणुओं का समुदाय है, सब वो अणुओं को ही मानता है। तो अणु को क्या महत कह सकता है? वो नहीं कह सकता, क्योंकि अणु दिखाई नहीं देते, अतीन्द्रिय है। ये बात पीछे आ चुकी है। तो महत का व्यवहार कहाँ करेगा वो? आप बताइए, महत का व्यवहार कहाँ करेगा पूर्व पक्षी? हो ही नहीं पाएगा। और होता है व्यवहार, इसको नकार नहीं सकता वो। जैसे उसको कहें भाई कि जरा बताओ ये आंवला और ये कद्दू, इन दोनों में महत कौन है? तो बोलेगा नहीं, बोलेगा कुछ, वो बोलेगा कुछ, बोलेगा नहीं। अब जिसको वो कद्दू बोल रहा है, जिसको उसने महत बोला, तो आप उससे पूछेंगे कि जिसको तूने महत बोला है तो ये तो अणु दिखाई दे रहे हैं, और अणु में अणु अतीन्द्रिय होते हैं, तो महत का व्यवहार कैसे करेगा उसमें? तो चुप हो जाएगा नहीं। अब उसे कहना पड़ेगा नहीं, हाँ भाई है तो ये कद्दू है, तो और कद्दू इसने मान लिया, तो फिर अब ये भी स्वीकार कर लिया। यानी अणु मानते हुए, अणु पर जिद करते हुए वो महत का प्रयोग नहीं कर सकता, और सिद्धांत ही कर सकता है। तो ये विशेष हेतु सिद्धांत ही बोल पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा। अगर वो बोल पाता तो ये पहले ही दे देता इस हेतु को, महत वाले को। तो महद इति प्रत्ययन सामानाधिकरण्यात्, पूरा बौद्धिक व्यायाम होता है इसमें। और ये बौद्धिक व्यायाम यहाँ जो गौतम ऋषि हैं और वात्स्यायन दोनों मिलकर के ये हमारी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाते हैं, खोलते हैं। और बुद्धि क्षमता को खोल करके वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप इन्हीं विषयों में अटके रहो। इस क्षमता को बढ़ा करके, भाई चाकू में धार रखी जा रही है, मान लो पत्थर पर रगड़ रगड़ के, तो क्या चाकू में धार पत्थर पर रगड़ रगड़ के जो रखी जा रही है, ये पत्थर को काटने के लिए है क्या? धार तो ठीक है कि वहां घर्षण कर करके रखी जा रही है, लेकिन उस घर्षण का प्रयोजन कुछ और है। ऐसे ही यहाँ पर जो बुद्धि का घर्षण करके बुद्धि को पैना किया जा रहा है, इसका प्रयोजन कुछ और है, और वह है आत्मा परमात्मा को जानने का। क्योंकि मुख्य प्रमेय क्या है इनका? अभी तो विषय आया ही नहीं है। वो जो मुख्य प्रमेय आत्मा है वो तो आगे आना है, अभी प्रारंभ होगा तीसरे अध्याय से। अभी तो ये शब्द चलेगा बहुत, दूसरे अध्याय के अंत तक शब्द ही चलता रहेगा। आगे चल करके फिर आत्मा का प्रकरण आएगा। तो उसने कहा कि एकत्व, हाँ ये तो हो गया। अब इसका वार्तिक का अर्थ कर रहे हैं कि एकम इदम महच्च इति एक विषयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवतः। एकम इदम महच्च, ये एक है, जो मैंने कहा था जैसे मेज का दृष्टांत दे करके कि ये मेज एक भी है और ये महत भी है। तो एकम इदम महत च और लगा दिया, और यानी इदम इदम एकम महत च। यह कौन है? जो भी वस्तु सामने है, जो भी है वो अभी ही होगा, तो वो एक है और महत है। इति एक विषयौ प्रत्ययौ, ये जो दोनों प्रत्यय हैं ज्ञान, एक ज्ञान और महत ज्ञान, ये कैसे हैं? एक विषयौ, एक विषय है जिनका, बहुव्रीहि समास, एक विषय वाले ये प्रत्यय हैं, दोनों ज्ञान है। किसमें? नहीं आप इसमें बोलो, शब्द किसमें कर्मधारय? नहीं नहीं, आप कर्मधारय समास किस शब्द में ले रहे हैं? शब्द बोलिए आप। एक विषय लिया होगा आपने, एक विषय, तो शब्द को बोलो आप, एक विषय। इसमें समास कौन सा है? आपका प्रश्न ये है। शब्द है इसमें एक विषय, जिसमें द्विवचन आ रहा है ना, एक विषय,
तो मूल शब्द क्या हुआ? एक विषय। इसी के रूप चलेंगे, एक विषयः, एक विषयौ, एक विषयाः। तो मूल शब्द क्या है? एक विषय। और एक विषय में समास तो है ही। तो आपका प्रश्न है इसमें कौन सा समास है? तो अर्थ क्या था इसका? मैंने किया था एक है विषय जिसका। ये समास कैसा होता है? फिर बहुब्री ही है, कर्मधारय नहीं हो सकता। नहीं गुरु जी, इनका तो आप मैंने बोला है एक ये कहना चाह रहे थे एकम इदम महच्च, एकम इदम महच्च, यहाँ कह रहे हैं। यहाँ समास कहाँ है? यहाँ समास तो है ही नहीं। मैं बोल रहा था उदाहरण। नहीं, एक विषय कोई कहा था। एक और महत, एक भी है महत भी है। ये मैं यहाँ नहीं तो यहाँ समास है कहाँ? समास भी तो हो कहीं। यहाँ एकम अलग पड़ा हुआ है। समझ गया नहीं, समास करेंगे आप तब होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं किया है। यहाँ एकम में अलग व्यक्ति है। शब्द पूछा ना तभी बोले कहाँ है, तो शब्द तो यही एक है। यहाँ एकम अलग पड़ा हुआ है, महत अलग पड़ा हुआ है। असमस्त पद है ये, समस्त नहीं है। हाँ, एक विषय समस्त है। और आगे समानाधिकरण, ये भी समस्त पद है। अब आप बताओ समानाधिकरण में कौन सा समास है? ये समास। फिर वही भूल हो गई। समान है अधिकरण, समान है अधिकरण जिसका। ऐसे नहीं कह सकते समान अधिकरण। देखो एक विषय में हमने कौन सा किया था समास? अभी एक विषय बहुब्री समास है। तो वही तो है। यहाँ भी द्विवचन है, यहाँ भी द्विवचन है, यहाँ भी द्विवचन है। और ये दोनों शब्द कह रहे हैं प्रत्यय को। प्रत्यय, प्रत्यय। अब प्रत्यय है दो। प्रत्यय कितने हैं? दो। कौन कौन से? महत और एक। एक का ज्ञान और महत का ज्ञान, ये दो हैं ज्ञान प्रत्यय। ये दोनों ज्ञान कैसे हैं? तो कहा कि एक पर आश्रित हैं ये। तो एक पर आश्रित हैं उसको कह दिया एक विषय शब्द से। और दूसरी तरह से कहा कि एक अधिकरण है इनका, एक अधिकरण है इनका, तो उसको कह दिया समान अधिकरण शब्द से। यानी कि ये जो मेज है ये अधिकरण है। अब ये अधिकरण एक ज्ञान का भी है, महत ज्ञान का भी है। अब इसको आप अधिकरण न करके विषय कह दो। यानी यही मेज विषय, एक शब्द का भी विषय है ये और महत का भी विषय है ये। तो इस तरह से दो शब्द बन गए। भवतः तेन विज्ञायते, उससे जाना जा रहा है क्या? यन महत तद एकम, जो महत है वही एक है। अब पूर्व पक्षी क्या ये शब्द प्रयोग कर सकता है महत का? वो जब कर सकता है जब किसी एक को कहे पहले। अब एक किसको कहे? वो सैनिक सामने लाए तो ये अणुओं का समुदाय, हटाओ इसको। वृक्ष सामने लाए, ये भी अणुओं का समुदाय। कुंभ लाए, ये भी अणुओं का समुदाय। वो किसको कहे एक? तो कहाँ करेगा महत का प्रयोग? अणुओं की समुदाय के कहने को लिए जो भी तर्क ला रहा सब बेकार है। अगर वो हाँ। एक मान ले तो झंझट खत्म हो जाएगा। वो मानेगा, लेकिन पूरा व्यायाम करके तो मानेगा। वो मानेगा क्या है? तो कोई भी नहीं यहाँ पर प्रश्न करने वाला। ये तो वात्स्यायन की ही कृपा है, जो ये विषय उठा उठा करके हमें एक समझने लायक बना रहे हैं। उस समय भी रहे होंगे ऐसे, क्या नाम है, तर्क करने वाले। हाँ, वो तो होता ही है, सदा से रहे हैं, सदा से रहे हैं। जैसे वेद की शैली है, कहते हैं कि ऐसा हो सकता है वेद, इसीलिए आगे वाली बात भी बता देता है। तो ऋषि भी ऐसे दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति ही श्रद्धाम सत्ये अदधात अश्रद्धाम अनृते प्रजापति ही। तो ये तो वेद का मंत्र ही बता रहा है कि सत्य और अनृत्य ये सदा से रहे हैं। दृष्टवा रूपे व्याकरोत सत्यानृत्य प्रजापति ही। और प्रजापति ने क्या किया है कि उसने सत्य में तो श्रद्धा को उत्पन्न किया और उसमें अश्रद्धा पैदा की उसने। हमारे अंदर से प्रेरणाएं जो उठती हैं बार बार, ये कैसे उठती हैं? उसी के द्वारा उठती हैं। तो ये सत्य और अनृत्य, ज्ञान और अज्ञान, मिथ्या और सत्य, ये सदा से चले आ रहे हैं ऐसे ही। तो उनके समय में भी थे और उनके समय में भी लोग ऐसी शंकाएं करते रहे होंगे। वर्तमान में हम बौद्धों के ऊपर डाल देते हैं कि बौद्ध कर रहे हैं ऐसा, वहां कोई और संप्रदाय के होंगे, संप्रदाय बने चले आ रहे हैं ऐसे। तो तेन विज्ञायते यन महत् तदेकम इति, इससे पता लग गया कि जो महत् है वही एक है।
अब यदि सिद्धांती कह रहा है पूर्व पक्षी की मान्यता को लेकर के, यदि वो ऐसा कहने लगे कि यहाँ पर एक जिसको आप कह रहे हैं अवयवी, ये एक और उसी में आपने महत शब्द को घटाया, तो वो भी घटाना चाह रहा है वो। तो सिद्धांती कहता है कि यदि वो ऐसा कहने लगे इस महत शब्द का प्रयोग करते हुए कि अणु समूह अतिशय ग्रहणम महत प्रत्यय इति चेत, कि ये जो अणुओं का समूह है, ये पूर्व पक्षी अणु मानता है ना, अणुओं का समूह, और ये अणुओं का समूह थोड़ा अतिशय को प्राप्त कर गया है, ज्यादा हो गया है थोड़ा। जैसे राई का दाना लिया, वहां कहेंगे अभी थोड़े अणुओं का समुदाय है, और एक बड़ी वस्तु ले ली है, बेल को ले लिया, कद्दू को ले लिया, पहाड़ को ले लो, किसी वस्तु को ले लो। अब वहां क्या है, ये अणुओं के समूह का अतिशय। अब ये अतिशय को एक इकाई के रूप में बोल रहा है, ध्यान रखना यार, क्योंकि जब तक इकाई नहीं आएगी तब तक महत का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि महान शब्द बड़ा है, ये बड़ा जो अर्थ है ये एक ही वस्तु में घटेगा, दो में नहीं घटेगा। दो में घटेगा, दो बड़े हैं वो ठीक है, हम अलग अलग बोलेंगे उनको, लेकिन एक समय में एक को ही तो बोलेंगे। तो उसने कहा कि अणु समूह अतिशय ग्रहणम, ये अतिशय जो हो रहा है अणुओं के समूह का, इसी का ग्रहण है ये, और उसको महत प्रत्यय, ये महत जो ज्ञान हो रहा है वो अणु समूह के अतिशय को कह रहा है। यानी ये जो अणुओं के समूह का अतिशय है ये महत है, ये बड़ा है। ऐसा कह सकते हैं जैसे एक ही विषय में दो बड़े नहीं हो सकते हैं ना, एक ही कक्षा में दो जो है नाम, प्रथम तो एक ही आएगा ना, दूसरा जो आएगा तो दूसरे स्थान पे हो जाएगा ना। एक विषय में महत्व एक ही होगा, हमेशा एक विषय में समान भी आ जाते हैं। जैसे कंपनी से वस्तुएं बन के निकल रही हैं, सांचा बना हुआ है उनका, एक आकार में निकलती हैं, लेकिन एक समय में हम एक को ही बोलेंगे। तो महत प्रत्यय इति चेत, ऐसा यदि वो कहता है तो अब यहां पर हम उससे कहेंगे कि सह अयम अमहत्सु अणुषु महत प्रत्यय अतस्मिन् तद इति प्रत्यय भवति इति। अगर वो ऐसा कहता है तो उससे कहा जाएगा कि ये, क्योंकि वो अणुओं का समुदाय मानता है ना, तो अयम अमहत्सु अणुषु, क्योंकि अणु कैसे होते हैं, वो तो अमहत होंगे। महत का व्यवहार तो त्रसरेणु से प्रारंभ होता है ना, और त्रसरेणु अणु है नहीं। तो अमहत्सु अणुषु, जो महान नहीं है उन अणुओं में महत प्रत्यय, महत का प्रत्यय कह रहा है, वो महत का प्रयोग कर रहा है, उसका ज्ञान कर रहा है। तो उसका ज्ञान कैसा है, ये अतस्मिन् तद इति प्रत्यय भवति इति, ये तो उसका अतस्मिन् तद फिर हो गया। ये अतस्मिन् तद से बच ही नहीं पा रहा है वो, उसने ऐसी बीमारी पाल रखी है अणु वाली जे, और उसको छोड़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ये सारी समस्याएं तो आएंगी फिर, जब तक बीमारी की जड़ नहीं दूर होगी। अब दुर्गंध कहीं से आ रही है और हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, पानी से धो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बाहर से हम अगरबत्ती लाके जला रहे हैं, और जहां वो छिपकली मरी पड़ी है वो हटाई नहीं, चूहा मरा हुआ है उसको फेंका नहीं बाहर। अब उससे दुर्गंध का उत्पादन लगातार चल रहा है। अब उस उत्पादन को के जड़ को तो रोका नहीं, और जो उत्पादन जो हो रहा है हम उसको धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, वो उत्पादन होता जा रहा है, खत्म होगा ही नहीं ऐसे। तो ये आपका अतस्मिन् तद प्रत्यय है। तो पूर्व पक्षी समझ नहीं पाया, बोला किम चाहता है, इससे क्या हो गया? तो क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो, मुझे अपनी मान्यता पर क्यों नहीं टिका रहने देते? कि किम चाहता है, इससे क्या हुआ? तो कहा इससे वही हुआ जो पीछे कहा था हमने, क्या तस्मिन् तदिति प्रत्यय से प्रधानापेक्षित, तो फिर प्रधान को लाना पड़ेगा तुम्हें। भाई जब जिसने ये कहा कि स्थानों में पुरुष है, तो पुरुष भी तो कहीं है, वास्तविक पुरुष है कि नहीं है? तो तुम्हें एक में एक प्रत्यय यानी तस्मिन् तद वाला वो फिर दिखाना पड़ेगा। तो जो स्थिति शब्द में थी वही तो आ गई यहाँ पर। तो अतस्मिन् तद इति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात्, प्रधान की अपेक्षा वाला होने से, क्योंकि आपका ये अतस्मिन् तद हो गया। अब आपको फिर प्रधान देना पड़ेगा जहां पर तस्मिन् तद आप दिखा पाओ, हैं? और हम दिखा देंगे। भाई हमारा तो है ये दिखाना कि प्रधान सिद्धि इति भवितव्यम। ये प्रधान सिद्धि कब हो पाएगी? कि महति एवं महत् प्रत्यय न, महत में ही जब महत का प्रत्यय हो, जो बड़ा है उसी को बड़ा कहा जाए। और आप कह रहे हो अणु बड़े हैं, तो अणु तो बड़े होते नहीं, अणु में महत का प्रयोग हो नहीं सकता।
महत का प्रयोग त्रसरेणु से प्रारंभ होता है, आप उससे पीछे पहुंच गए। मतलब महत का जब प्रयोग करेंगे तो अणु संज्ञा नहीं हो सकता, नहीं, महत का विशेष महत विशेषण अणु में नहीं लगेगा, त्रसरेणु से प्रारंभ होगा। का जो समुदाय है, ऐसा कहाँ कहा उसने? अगर ऐसा कहेगा वो तो त्रसरेणु शब्द बोलेगा? ये क्या है? नहीं, ये क्या है? त्रसरेणु क्या है? त्रसरेणु क्या है, ये प्रश्न उठेगा। नहीं, त्रसरेणु अवयवी मानना पड़ेगा पहले उसको। उससे पूछेंगे त्रसरेणु एक है कि अनेक है, क्या कहेगा? एक कहेगा ना। एक कहते ही ये अणुओं का समुदाय नहीं कहेगा वो, और एक कहते ही अवयवी हो गया, फिर तो बात बन गई, फिर तो आ गया उसी लाइन में। तो वो तो अणु पर ही टिका रहना है, उसको अपनी बात को जो है टिकाए रखने के लिए अणु पर ही रहेगा वो, और अणु को महत कह नहीं सकता वो। तो यही यहां कहा कि प्रधान सिद्धि कब हो पाएगी? जब महति एवं महत प्रत्यय ना, महत में ही महत प्रत्यय का बोध हो, तो उसी से प्रधान की सिद्धि हो सकती है। अब पूर्व पक्षी ने सोचा कि यहां महत शब्द का प्रयोग करके सिद्धांती ने अपने पक्ष में विशेष हेतु दे दिया और मुझे ये बोलने नहीं दे रहा है। तो उसके दिमाग में आया कि ये महत का जो व्यवहार हो रहा है, मैं इसको कहीं ऐसा घटा करके दिखाऊं कि जहां अवयवी वाली बात भी ना आ पाए और एक में एक बुद्धि वाला दृष्टांत महत के रूप में सिद्ध भी हो जाए। तो उसने शब्द को पकड़ा। अब ये वो शब्द पीछे वाला है, उसको हटा देना थोड़ी देर के लिए। उसने कहा अणु शब्दो महान इति च व्यवसायात। जैसे ये शब्द हुआ, या इसको भी छोड़ो, कहीं कोई किसी ने आवाज दी। अब हम बोलते हैं नहीं कि ये शब्द जोर से बोला कोई या धीरे बोला, जोर से और धीरे। तो जोर से बोला है कोई तो महान वहां प्रयोग कर सकते हैं, महान शब्द। उसमें आता है ना महाभाष्य में एक जो मंत्र वेद का भी है, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। तो वहां महान देव किसको कहा है? शब्द को ही तो कहा है। तो शब्द महान होता है कि नहीं? गीता में भी गुरु जी पहले क्या सा शब्दो महान हो, तुम लोग शंखनाद इधर से किया उधर से किया उधर किया, सा घोषो महान हो, तो वो बहुत। तो शब्द पर उसने पूर्व पक्षी ने ये कहा कि देखो शब्द को हम महान बोलते हैं नहीं, और शब्द एक है। ये बात पीछे सिद्धांती भी मान चुका है और पूर्व पक्षी भी मान चुका है, दोनों मान चुके हैं नहीं। तो उसने महत का प्रयोग शब्द में कर डाला, और शब्द में महत का प्रयोग करके वो क्या सिद्ध कर रहा है? तस्मिन तद सिद्ध कर रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ यही तो कहा था प्रधान अपेक्षित्वात्, प्रधान की अपेक्षा है आपके ज्ञान के लिए। तो उसने कहा ठीक है, प्रधान का उदाहरण मैं दे देता हूं। अब प्रधान का उदाहरण देने के लिए अणु को तो महत कह नहीं सकता, वो अणु को तो महत कह नहीं सकता, शब्द को तो महत कह सकता है। तो वही कह रहा है अणु शब्दो महान इति च व्यवसाय। पूर्व सिद्धांत कह रहा है पूर्व पक्षी की ओर से, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहता है कि ये जो शब्द है ये अणु है, महान है, ऐसे हम जो प्रयोग करते हैं, तो यहां महान का प्रयोग हो गया। इति च व्यवसायात, इसका निश्चय होने से प्रधान सिद्धि ही, प्रधान की सिद्धि हो जाएगी। मुझे अपना पक्ष पुष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो प्रधान की सिद्धि की अपेक्षा आप बता रहे थे वो मैं इससे कर लूंगा, शब्द में महान शब्द का प्रयोग दिखा करके। इति चेत, ऐसा यदि वो कहता है तो ना, ये भी नहीं, क्योंकि यहां पर बात चल रही है परिमाण की। क्या बात चल रही है? परिमाण की। और शब्द को यदि हमने महान कहा है तो सिद्धांती कह रहा है यहां महान का अर्थ, यानी शब्द के साथ में हम जब महान बोलेंगे तो बोलने का निषेध नहीं कर रहा है वो, लेकिन यहां महान का अर्थ परिमाण नहीं है। क्या कभी ऐसा लगता है आपको कि इसने बहुत जोर से बोला है तो ये शब्द की इतनी लंबाई है 5 मीटर की और इतनी चौड़ाई है, ऐसे बोध होता है क्या? परिमाण का बोध होता है क्या? ये परिमाण अर्थ में नहीं है। किस अर्थ में नहीं है? ये तीव्रता या पटुता अर्थ में है, और यहां बात चल रही है परिमाण की।
मंद, तीव्र, पटु। तो इस तरह से जो पूर्व पक्षी ने शब्द में महत् का प्रयोग करके अपने पक्ष में जो पुष्टि देनी चाहिए, प्रधान का दृष्टांत देना चाहा, वो सिद्धांती ने खंडित कर दिया। क्योंकि आपके पक्ष में ये नहीं घटेगा, क्योंकि यहां महान का अर्थ वो है ही नहीं जिस अर्थ में आप लेना चाह रहे हो। कॉमा लगा लीजिए पूर्ण विराम हटा करके। तो चेद न, क्यों नहीं? तो उसने स्वयं सिद्धांती ने कहा कि मंद तीव्रता ग्रहणम। यहां पर ग्रहण किसका हो रहा है? मंद और तीव्रता का ग्रहण हो रहा है। मंद तीव्रता, ये दो शब्द क्यों बोले? अणु साथ में आ रहा है ना, इसलिए। क्योंकि जोड़ा आया ना, तो यहां भी उन्होंने कह दिया। तो अणु का तो अर्थ हो गया मंद, और महान का अर्थ हो गया तीव्र। और होता है ऐसा तीव्रता शब्द की, जैसे कोई स्पीकर बोल रहा है बहुत जोर से, तो तीव्र ध्वनि आ रही है, बोलेंगे नहीं? तो महान ध्वनि आ रही है। और दूसरा अर्थ इसका पटु भी होता है महान का। पटु से तात्पर्य स्पष्ट ध्वनि, जो ज्ञान करा सके। पटु माने जो जानकारी देने में सक्षम है, जिसका ज्ञान सरलता से हो सके। तो पटु के में भी हम, जैसे मान लो कोई स्पीकर बोल रहा है, लेकिन कभी कभी देखा होगा एम्पलीफायर खराब हो जाए या कुछ हो जाए, तो आवाज तो बहुत जोर से हो रही है, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहे। तो वहां महान तो है, महान शब्द का प्रयोग करेंगे, महान शब्द है, लेकिन वो कैसा है? तीव्र नहीं है वो, क्या नाम, पटु नहीं है वो। तो इस तरह से पटु और तीव्र, महान कैसे है वो? जोर से आने में। और कहीं पर किसी ने धीरे से बोला और बहुत क्लियर आवाज आई, धीरे बोल रहा है। जैसे आपस में हम लोग बात करते हैं, कभी गुप्त बातें होती हैं तो कान के पास में मुख ला करके बोलते हैं, नहीं तो अस्पष्ट बोलते हैं, क्या साफ साफ बोलते हैं। तो ये भी महान है, लेकिन ये महान किस अर्थ में आएगा? पटु अर्थ में। तो पटु और तीव्र दोनों अर्थों में महान का प्रयोग होता है। तो यहां कहा कि सिद्धांती ने कि मंद तीव्रता ग्रहणम, यहां अणु और महान के द्वारा मंद और तीव्रता का ग्रहण हो रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा कैसे पता लगा आपको? कि इयत्ता अनवधारणात्, क्योंकि यहां पर इयत्ता का अनवधारण है। इयत्ता परिमाण, इतना नाप, इतना लंबा चौड़ा होना, यह है इयत्ता। तो इसका अनवधारण, इसका अवधारण नहीं है, इसका निश्चय नहीं हो रहा है कि शब्द कितना लंबा है। किसका ज्ञान हो रहा है? मंद और तीव्रता का है। तो इयत्ता अनवधारणात् यथा द्रव्य, जैसे द्रव्य में हम इयत्ता का अनवधारण करते हैं महान शब्द का प्रयोग करके, ऐसा प्रयोग शब्द के साथ में उस अर्थ को लेकर के नहीं हो रहा है। स्पष्ट हो गया? अब इसी का अर्थ वार्तिक का कि अणु शब्दो, जब कहा जाएगा शब्द अणु है तो क्या अर्थ होगा इसका? अल्पः और मंदः, दो अर्थ है। अल्प से तात्पर्य थोड़ी देर बोला, थोड़ी देर बोला। जैसे सूत्र कैसे हैं अष्टाध्यायी के? अल्प हैं, थोड़े में ही बहुत कुछ कह दिया गया है। और किसी ने बहुत लंबा वाक्य बोल दिया, वो अल्प नहीं है। तो अल्प अर्थ में ठीक है। और दूसरा मंद, अब मंद आएगा ये ध्वनि का कम होना, ध्वनि का कम होना, ये उसमें आएगा। तो इन दोनों में अणु शब्द प्रयोग कर देते हैं। ये पहले होता रहा होगा प्रयोग। अच्छा जी, जो पर्याय शब्द नहीं होते, ये भी एक मान्यता है। हर शब्द का एक अपना अपना कि हाँ, तो विशेष अर्थ तो होता है। हर शब्द अपने प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के चलता है। लेकिन कुछ बातें सामान्य अन्य शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त की भी आ जाती हैं, इसलिए पर्यायवाची बोल देते हैं। जहां अधिक अन्य की आप बातें आ गई और स्वयं शब्द का अपना अलग से अर्थ छोटा सा है, कोई विशेष सामान्य सा ही है, और अन्य शब्दों में जो बातें कही जा रही हैं वो अधिक आ चुकी हैं, तो हम कहते हैं ये पर्यायवाची है। तो अणु शब्दो अल्पो मंद इति एतस्य ग्रहणम, ये तो अणु शब्द से अल्प और मंद का ग्रहण होता है। और महान जब बोलते हैं महान शब्द तो पटु तीव्र इत्येतस्य ग्रहणम,
हो गया स्पष्ट। कस्मात कैसे कि इयत्ता अनवधारणात्, क्योंकि इन दोनों शब्दों से अणु और महान से शब्द की इयत्ता का अवधारण नहीं होता है, नहीं होने से है। ठीक है, उसी खोला आगे कि न ही अयम महान शब्द इति व्यवस्यन इयान अयम इति अवधारयति। कोई मनुष्य ये शब्द महान है, अयम महान शब्द नहीं, अयम लगाएंगे हम कर्ता के साथ में, नहीं अयम है यह मनुष्य जो प्रयोग कर रहा है महान। क्या प्रयोग किया उसने? महान शब्द। अयम किसके साथ जोड़ेंगे? अयम महान के साथ जोड़ोगे आप तो कर्ता का अध्यार करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्थित ये अवधार्यति क्रिया आ रही है नहीं। और अयम को आप कर्ता के साथ भी जोड़ सकते हैं कि नहीं अयम, अर्थात यह जो है कोई मनुष्य महान शब्द, शब्द महान है, इति व्यवस्यन ऐसा निश्चय करता हुआ। क्या करता है वो? इयान अयम इति न अवधार्यति, पीछे जो न आया है उधर ले आइए। इयान अयम यह इतना बड़ा है, ये निश्चय नहीं करता है वो। समझ में आ गया? व्यवस्था मतलब व्यवस्था कर, व्यवस्था मतलब निश्चय करता हुआ, जानता हुआ, निश्चय से जानता हुआ। व्यवसाय कहते हैं निश्चय से जानना। अध्यवसाय सुना है नहीं? तो नहीं अयम महान शब्द है, कोई व्यक्ति महान शब्द जब बोल रहा है, ऐसा निश्चय उसको हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि शब्द महान है ये, तो वहां पर वो इयान अयम ये ज्ञान नहीं कर रहा है। इयान अयम इति न अवधार्यति, इसका निश्चय नहीं कर रहा है। जैसे कि अन्य द्रव्यों में करते हैं हम, उसी का उदाहरण दिया आगे। यथा बदर, आमलक, बिल्वादीनी, क्रम आपको समझ में आ गया होगा। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बदर बेर छोटा होता है, तो बदर में हम प्रयोग करेंगे महान। उससे एक और बड़ा ले लिया हमने आमलक, आंवला, ये भी महान। फिर उससे भी बड़ा ले लिया बिल्व, ये भी महान। तो यहां बोध किसका हो रहा है हमें? इयत्ता का, परिमाण का। क्या ऐसा बोध शब्द में होता है जब महान शब्द बोलते हैं? किसी ने कहा ये शब्द महान है, तो पूछा जरा बताना कितने इंच का निकला? तो नहीं होगा। उसकी अर्थ की गंभीरता वगैरह, तो यहां भी पूर्व पक्षी धराशायी हो गया, उसको कहीं जो है बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये प्रमाण के द्वारा इन्होंने अवयवी होता है ये सिद्ध किया। यानी प्रमाण का आधार, प्रमाण का आश्रय और प्रमाण का वाचक शब्द महत् का प्रयोग किया है इन्होंने। परिमाण को बताने के लिए महत् शब्द का प्रयोग किया और उस महत् शब्द से अवयवी को सिद्ध किया। अब दूसरा क्या है आगे? संयोग। अब संयोग पर आगे। अब संयोग का आधार अवयवी है ऐसा मान करके अवयवी को सिद्ध करेंगे। तो संयोग जब होता है तो क्या कितनी वस्तुएं हम जोड़ेंगे प्रारंभ में? दो। जैसे ये दो हाथ ऐसे कर लिए हमने, नमस्ते करते समय हाथ जोड़ते हैं, या अन्य कोई वस्तुएं ले ली हैं, लकड़ी के दो टुकड़े जोड़ दिए, या भिन्न भिन्न जाति की वस्तुएं पास पास में जोड़ दी। जोड़ने का अर्थ यहाँ पास पास में लाना मात्र वैसा नहीं है। यहाँ तो ठीक है हमने हाथ से ले लिया है दृष्टांत, लेकिन जब अवयवी हम बनाते हैं जब, तो वो संयोग भिन्न प्रकार का होता है। वहां तो वस्तुएं जुड़ती हैं, लेकिन जुड़ करके एक नया पदार्थ भी बनता है साथ में। लेकिन यहाँ केवल अभी जोड़ने का दिखा रहे हैं कि संयुक्ते तो संयुक्ते इमे, इसको विपरीत अल्पविराम ले लें इतना, संयुक्ते इमे, ये दोनों संयुक्त हैं, अर्थात संयोग गुण से युक्त हैं दो वस्तुएं। यहां संयुक्ते इमे आयादेश को नहीं हुआ। आपको इधर सूत्र दिखाई दे जाते हैं तुरंत ही। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, प्रकृति संज्ञा हो गई और प्लुत प्रक्रिया अची प्रकृति भाव हो गया। तो संयुक्ते इमे इति च, ये जो शब्द है वाक्य
संयुक्ते इमे, जब ये बोला जाएगा, अब इससे जो अर्थ निकल रहा है, यानी ये दोनों संयुक्त हैं, तो संयोग का ज्ञान हो रहा है। तो इति च द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम, द्वित्व है समान आश्रय जिसका, ऐसी प्राप्ति। द्वित्व दो का होना, अर्थात संयोग गुण किसी एक में कभी नहीं हो सकता, दो या दो से अधिक। तो प्रारंभ दो से होगा ना। क्या कभी ऐसा कोई संयोग देखा है जहां एक ही पदार्थ हो? संयोग बोलते समय संयोग बोल रहे हैं हम और वस्तु एक ही है। जैसे मेरा एक हाथ है, ये संयोग है क्या? संयोग यदि बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे? ये उंगलियों का संयोग है, तो उंगली बोलना पड़ेगा, हाथ तो नहीं बोलोगे। फिर आप हाथ बोलो, हाथ, हाथ में संयोग गुण है। और अब संयोग जो गुण आया, ये संयोग गुण कितनों में आश्रित है? ऐसे हटा दिया हमने, अब नहीं, इन एक में नहीं टिकेगा संयोग। संयोग हमेशा दो या दो से अधिक। तो द्वित्व समान आश्रय, द्वित्व है समान आश्रय, समान माने एक ही आश्रय। अब एक ही आश्रय का तात्पर्य वो एक और ये एक ये और एक ये, तो दोनों में तो द्वित्व रूपी समान आश्रय और उसकी प्राप्ति क्या है? वही संयोग और उसका ग्रहण, उसका ज्ञान होना। तो संयुक्ते इमे, जब ये वाक्य कहा जाएगा तो यहां पर दो में आधारित है जो प्राप्ति अर्थात संयोग, उसका ग्रहण, उसका ज्ञान होता है। अब यदि यहां पर पूर्व पक्षी, क्योंकि प्रश्न तो हम उससे करेंगे ना कि भाई आप बताइए, आप संयोग को कहां घटाएंगे? संयोग को कहां घटाएंगे? तो कहां घटाएगा वो? संयोग भी अवयवी पक्ष हो तो परमाणु घटाएगा। हाँ, नहीं पूछेंगे ना उससे पहले हम। ये तो पीछे अधिकार दे रखा है ना बात से, पूछो उससे जाकर के बार बार कि पहले परमाणु पूछे, आप संयोग पूछो, छोड़ो नहीं उसके लिए। जब तक वो आ न जाए लाइन पर तब तक छोड़ना नहीं उसके लिए। अणु दिखाई नहीं देते, तो अधिकार दे दिया है उन्होंने। तो उससे पूछा भाई आप बताइए संयोग किसको कहोगे आप? अब वो क्या बताएगा? अणुओं का संचय बताएगा। अणु अतीन्द्रिय होते हैं। नहीं, संयोग दिखाए पहले, संयोग कहाँ दिखाएगा? बताएगा ना, संयोग दो का दिखाए पहले। अब दो किसको कहे वो? दो में से एक ये और एक ये, वो एक क्या है और इधर का एक क्या है? सभी को अणुओं का संचय होगा तो दो तो रहेंगे ही नहीं ना, तो कहीं तो अणु तो रहेंगे दो, वो अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय का बोल नहीं पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा, तो समुदाय को ही तो कहेगा। तो वही कहेगा देखो एक ये समुदाय है और एक ये समुदाय है। दो लकड़ी के टुकड़े हैं कि देखो एक ये लकड़ी का टुकड़ा ये क्या है? अणुओं का समुदाय, और दूसरा लकड़ी का टुकड़ा ये क्या है? ये भी अणुओं का समुदाय। और इन दोनों को ऐसे करके पास में ले आए, यही तो कहेगा वो। तो ये कहेगा तो क्या होगा? वही आगे बोल रहे हैं कि द्वौ समुदायौ आश्रय, दो समुदाय का नहीं, यानी दो जो समुदाय है, तो द्वौ समुदायौ नहीं, द्वौ समुदायौ आश्रय संयोगस्य। हाँ, यानी संयोग का आश्रय। उससे पूछा कि आप संयोग का आश्रय बताइए। सिद्धांति ने तो बता दिया कि देखो एक ये अवयवी और एक ये अवयवी, दोनों को मिला दिया हमने, और ये संयोग दो अवयवी पर आश्रित है। अब पूर्व पक्षी से पूछा आप भी बताओ, आपकी बारी है। गेम खेलते हैं ना तो बारी बारी से खेलते हैं नहीं कि आपका नंबर आ गया, वो देखा है नहीं, चेस खेलते हैं जब, ये चालू चलेगा दूसरे। हाँ, अब दूसरे की बारी आ गई, गेंद दूसरे के भाले में पहुंच गई है। उससे अब आप बताओ कि संयोग का आश्रय कौन है? यानी संयोग गुण होता है ना, गुण हमेशा गुणी में आश्रित रहता है। तब आप बताइए संयोग का आश्रय आपके पक्ष में क्या है? उसने कहा एक ये समुदाय, एक ये समुदाय है। दो समुदायों आश्रय, दो समुदाय आश्रय हैं संयोग के। ऐसा यदि वो कहता है तो उससे क्या प्रश्न करेंगे? कोयम समुदाय है। पहले आप ये बताओ ये समुदाय है क्या? ये समुदाय क्या है? अब वो दो उत्तर दे सकता है, उसके पास में दो ही उत्तर हैं, तीसरा कोई है ही नहीं।
वो दो उत्तर कौन से हैं? तो एक उत्तर है प्राप्ति ही अनेकस्य, ये तो मानता ही है वो कि अनेक अणुओं का समुदाय। अब यहां पर समुदाय की व्याख्या की जा रही है कि समुदाय कौन है, ये क्या है। तो उसने पहला उत्तर दिया कि प्राप्ति ही अनेकस्य, अनेक कौन है ये? अणु, एक अणु एक अणु एक अणु एक अणु एक अणु ऐसे करके ये अनेक, और इनकी प्राप्ति, प्राप्ति का तात्पर्य इनका संयोग। यहाँ प्राप्ति का अर्थ करना है आपको संयोग। इन अणुओं की प्राप्ति, अणुओं का संयोग, और अणुओं का संयोग का नाम रखा उसने समुदाय। अब आप संयोग को और समुदाय को पर्यायवाची मानना पड़ेगा आपको? नहीं, उसने कहा अनेक का संयोग समुदाय है। क्या अर्थ हुआ इसका? प्रश्न क्या था, क्या किया उससे प्रश्न? समुदाय क्या है? समुदाय किसे कहते हैं? तो जो उत्तर आएगा वो समुदाय का ही तो वाचक होगा। उसने क्या उत्तर दिया? अनेकों की प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ करो आप संयोग, अनेकों का संयोग समुदाय है, यानी कि अनेकों के संयोग का नाम समुदाय है। तो संयोग शब्द समुदाय का ही तो पर्यायवाची हो गया। फिर तो अवयवी हो गया। नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसे ही रखो इसके लिए, अभी मत जाना, संयोग पर ही टिके रहना। अच्छा, दूसरा एक उत्तर और दे सकता है वो, अनेका वा प्राप्ति ही एकस्य, अनेका वा प्राप्ति ही एकस्य, एक की अनेक प्राप्ति। जैसे बहुत सारे अणु हैं, उसमें से एक बीज का अणु ले लो आप। अब बीज का एक अणु ले लिया, अब उस अणु से दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, फिर चौथा जोड़ा, फिर पांचवा जोड़ा, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, वो बीच में एक रखा हुआ है। तो एक जो अणु है उसके साथ में अनेक प्राप्तियां हो रही हैं, अनेक संयोग आ रहे हैं, और वो अनेक संयोग उस एक के ही हैं। वो जो बीच में एक अणु रखा हुआ है उसके साथ में, देखो पीछे जो उत्तर दिया था वो भिन्न भिन्न अणुओं का संयोग, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, अलग 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 अलग। यहाँ एक के साथ में ही, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता देखा है नहीं, तो एक रानी मक्खी पहले जाके बैठ गई, अब एक आई उड़ के चिपक गई उससे जाके, दूसरी आई वो चिपक गई, तीसरी आई वो चिपक गई, और मूल में कौन है? तो एक की अनेक प्राप्ति, अनेक मक्खियों की प्राप्ति। और रानी मक्खी को हटा दो आप, वैसे मक्खियां बैठी हैं, केंद्र में कोई है ही नहीं, तो एक मक्खी किसी दूसरी जुड़ी है, तीसरी किसी चौथे से जुड़ी है, पांचवी किसी छठी से जुड़ी है, ऐसे करके भिन्न भिन्न संयोग हो गए। तो भी तो घटेगा पीछे वाले में, प्राप्ति ही अनेकस्य और अनेका वा प्राप्ति ही एकस्य। दोनों में अर्थ वही निकल रहा है, अर्थ में अंतर नहीं आएगा, संयोग ही अर्थ लेना है दोनों का। लेकिन संयोग का स्वरूप दो तरह से दिखाया उसने, पूर्व पक्षी ने, कि भिन्न भिन्न अणुओं का पृथक पृथक संयोग, ये सब मिला दिए, और एक ही अणु के साथ बहुत सारे अणुओं का संयोग। एकस्य समुदाय इति, ये समुदाय है। वाक्य पूरा यहां तक बना आपका कि प्राप्ति ही अनेकस्य, अनेका वा प्राप्ति ही एकस्य समुदायः, ये उसने उत्तर दिया। ऐसा उत्तर यदि वो देता है इति चेत, तो पहले उत्तर जो दिया है उसको फिर एक बार समझ लो कि ये उत्तर समुदाय का नाम उसने संयोग रखा है, और संयोग क्या है? गुण। अब यहां पर जो ज्ञान हो रहा है देखने वाले को, दो वस्तुएं जुड़ी, तो दो वस्तुएं, पहली वाली वस्तु क्या है? अणुओं का समुदाय, और समुदाय का नाम रख दिया उसने संयोग। तो पहली वाली वस्तु क्या है? संयोग। दूसरी वाली वस्तु क्या है? संयोग। और संयोग, दो संयोगों को जोड़ा तो तीसरा संयोग आएगा ये। लेकिन तीसरा संयोग जो आएगा ये, इसका आश्रय कौन होगा? तीसरा संयोग जो आया इसका, जैसे ये हाथ क्या है? अणुओं का संयोग, यानी संयोग है, ये भी समुदाय है ना ये, और समुदाय का नाम रख दिया संयोग, इसका भी नाम संयोग। अब दो संयोग ऐसे निकट में आए, ये तीसरा संयोग। तो तीसरे संयोग का आश्रय कौन है? ये दो संयोग, संयोग गुण है, और गुण किस पे रहता है आश्रित? द्रव्य में। गुण गुण में आश्रित नहीं होता, ये दोनों गुण है नहीं पूर्व पक्षी की दृष्टि से।
और तीसरे गुण को बता रहा है कि तीसरा जो गुण संयोग है ये इन दो गुणों पे आश्रित है। ये संभव ही नहीं है। गुणों में गुण नहीं रहता है। ब्रह्म रूपता हो रही है आप दोनों की। मैं सोच रहा समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु जो दो जैसे 4 उंगलियां जोड़ दिया, 4 उंगलियां जोड़ दिया और गुण लगा करके ये चौथी जो है नहीं, उसने आपने ये जो जोड़ा है ना, ये उसने पूर्व पक्षी ने इसको संयोग ही माना। वो ये कह रहा है कि समुदाय, जब प्रश्न किया समुदाय क्या है, उसने कहा संयोग, अणुओं का संयोग। तो संयोग समुदाय का ही नाम रख दिया उसने। अब हम यही तो कहेंगे 2 संयोग जुड़ रहे हैं उसकी दृष्टि से, तो 2 संयोग जुड़ रहे हैं। अब जो तीसरा संयोग आ रहा है सामने, इसका आश्रय संयोग ही तो हुए 2। वो अपना बचाव ऐसे कर रहा है, लेकिन अब वो यहां फंस गया कि गुण का तो आश्रय गुण होता नहीं। जिस संयोग को तू दिखाने जा रहा है और उसका आश्रय मान रहा है 2 अन्य संयोगों को, तो संयोग के आश्रित संयोग नहीं रह सकता। ये बात आगे चलेगी, समय हो गया है। प्रैक्टिकल करना, 4 हमने संयोग किए 4 उंगलियों को, इन दोनों आप 4 क्यों, आप 2 लो ना, केवल 2 उंगली ले लो। 2 लिया, ये 2 अरे हाथ ले लो या उंगली ले लो 2। तो ये उंगली क्या है, अणुओं का संयोग अर्थात समुदाय, और समुदाय का नाम रखा उसने संयोग। ये उंगली क्या है, संयोग। ये उंगली क्या है, संयोग, और संयोग का संयोग। तो संयोग का संयोग करेंगे तो ये जो तीसरा संयोग आया, इसका आश्रय कौन होगा, ये 2 संयोग। तो संयोग संयोग पर ही तो आश्रित रहा, गुण गुण पर ही तो आश्रित रहा, जो कि सिद्धांत विरुद्ध है। अब फिर दिमाग लगाना कल के लिए। नहीं, प्रैक्टिकल में जैसे मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल छोड़ो, पूर्व पक्षी की दृष्टि सोचो। अपनी बुद्धि थोड़ी देर के लिए अलग कर दो। हाँ खैर वो तो सर नहीं होगा। आप उत्तर सोच, हाँ ये जुड़ तो रहा है। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ